इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था 30 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में उसका मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा और ये सबसे टफ पेपर आया हुआ था, तो इसे आप जरूर करके जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। ये 20 सही 3/26 है। ये है 20 सही 3/26 और ये है 56 सही 1/5। तो 20 सही 3/26 की लंबाई की एक स्टील की छड़ को 56 सही 1/5 लंबाई की छड़ में से काटा जाता है। तो छड़ की शेष लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें से 56 सही 1/5 से ये घटाना है 20 सही 3/26। अगर आप इसे मिश्रित भिन्न से भिन्न में चेंज करें और उसके बाद घटाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें जो पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे 56 है, यहाँ पर 20 है, तो इसे आप घटाइए। तो 56 माइनस 20 जो पूर्णांक होगा उसे आप घटा लीजिए और प्लस करिए जो यहाँ पे भिन्न नंबर है। यहाँ पे है 1/5 और इसमें से घटाना था तो ये 3/26 इसमें से घटा के जोड़ दीजिए। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 56 में से 20 जाएगा तो ये आ जाएगा 36 और प्लस इस वाले भिन्न को सॉल्व करें तो यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 130। तो ये आ जाएगा 26 माइनस 5 से 15, तो ये हो जाएगा 36 प्लस ये 26 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा 11/130। अब ये जो पूर्णांक आया और ये भिन्न नंबर आया, इसे आप साथ लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 36 सही 1/30 इसका आंसर आ जाएगा। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से घटाना हो या जोड़ हो तो आप इस तरह से आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं मिश्रित भिन्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? ये 4-4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है इसमें और इसमें पूछा गया है कि अपरिमेय कौन सी वर्गमूल निकालने के बाद होगी। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम a अपॉन बी के फॉर्म में ना लिख पाए, a अपॉन बी के फॉर्म में ना लिख पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये 4 डिजिट के नंबर हैं, तो इसे डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 2916 ले लें, इसका स्क्वायर रूट निकालें। तो दो दो की पेयर में ब्रेक करेंगे तो एक पेयर ये एक पेयर ये। अब जो पहला पेयर आया उसका ऐसा स्क्वायर देखेंगे जो इस नंबर के करीब हो और उससे कम हो या बराबर हो। तो 5×5 = 25 और 6 करेंगे तो 6×6 = 36। तो 36 इससे ज्यादा हो जाएगा तो 5 लेना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर है तो 5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से घटाएंगे, अब ये आ जाएगा 4। अब दूसरा पेयर उतारेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 416। अब ये नंबर जोड़ देंगे, 5 और 5 10 हो गया। तो यहाँ पर जो नंबर आएगी वही नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर यहाँ पे हम 4 ले लें तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये आ जाएगा 416। ये आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया ये 5 और ये 4, ये आ जाएगा इसका 54। तो 2916 का आ गया स्क्वायर रूट 54। तो इसे a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अपरिमेय संख्या तो नहीं होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें। 1024 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 1024 स्क्वायर रूट होता है 32 का। 32 का स्क्वायर रूट हो 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो इसका तो 32 आ जाएगा। अब 32 को भी हम लिख सकते हैं a अपॉन बी के फॉर्म में। तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें 4489 को। 4489 का स्क्वायर रूट निकालें। 4489 तो एक पेयर ये एक पेयर ये और ये देखें तो 6×6 = 36, 7×7 = 49, तो 6 लेना पड़ेगा। 6×6 = 36, तो ये आ जाएगा 36। अब यही नंबर जोड़ दें, ये आ जाएगा 6×6 = 12। यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 8, ये 8, ये 9, 89 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जो नंबर आएगी उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 7 84, 84 के लगभग आ जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 7 7 49, 4, 12 7 84, 4 88, तो ये आ जाएगा 0। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 और 7, ये हो जाएगा
67, 67। तो ये नंबर भी a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो केवल ऑप्शन एक बचा है, ये ऑप्शन 4, यही अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मैं स्क्वायर रूट भी निकाल देता हूँ। तो 78 40 का निकालेंगे, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये। अब ये हो जाएगा 9 9 81, तो 8 का लेना पड़ेगा, तो 8 यहाँ पे आएगा, 8 3 64, 64 यहाँ बचा 4 14, ये आ जाएगा 40। तो 8 8 16। आप यहाँ पे देखें तो 16 8 144 और 16 सत्ते 112, 7 से मल्टीप्लाई, 7 सत्तावन 50, 4 और 16 सत्ते 112, 4 18, 118। यहाँ बचेगा 1, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा, तो पूरा का पूरा जो स्क्वायर रूट होगा वो पूर्ण वर्ग में नहीं होगा, a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यही ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो आपको क्वेश्चन लेंदी लगे, जैसे इसमें काफी डिटेल में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे लास्ट के लिए छोड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको उलझना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको लास्ट के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दिए गए ग्राफ के अनुसार सबसे अधिक कमाई कब हुई, ये फाइंड करना है इसमें। तो सबसे अधिक अर्निंग यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, अर्निंग का ग्राफ है ये, कमाई का। तो सबसे ज्यादा कमाई इस पॉइंट पे हो रही है, इस वाले पॉइंट पे, और ये कब हो रही है, ये है थर्सडे में। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्सडे, बृहस्पतिवार। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए, गणित में 60 में से 46 अंक प्राप्त किए, विज्ञान में 90 में से 74 अंक प्राप्त किए और अंग्रेजी में 45 में से 34 अंक प्राप्त किए, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये फाइंड करना है। तो ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो इनका पहले हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। इसमें अधिकतम जो होगा सब्जेक्ट, वही हमें फाइंड करना है। तो हिंदी का ले लें, तो 80 में से 68 अंक मिल रहे हैं, तो 68 को डिवाइड कर दें 80 से, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये हिंदी का है। तो इसे सॉल्व करें तो 0 से 0 और 4 से इसे डिवाइड कर दें तो ये 17 और ये आ जाएगा 2। फिर इससे 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5। 17 पचे 85%। हिंदी का आ गया 85%। अब गणित का निकालें, मैथ का निकालें तो 60 में से 46, तो 46 डिवाइडेड बाई 60 गुणे 100। 0 से 0 तो ये आ जाएगा, यहाँ 2 से काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 230 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 3 24। ये 80% से कम आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 85% दिया हुआ है इससे कम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मैथ तो वो सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट चेक करें, विज्ञान साइंस देखें, तो 74 नंबर पाया है कितने में, 90 में। इसका परसेंटेज निकाल लें, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करें, 740 डिवाइडेड बाई 9, 9 अठे 72, 9 अठे 72, यहाँ बचा 20, 9 दूनी 18, लगभग आएगा 82%। तो ये 85 से छोटा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट भी नहीं होगा। अंग्रेजी देखें, इंग्लिश, इंग्लिश में 34 नंबर पाया है 45 में से, तो उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, तो आप इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3400 डिवाइडेड बाई 45। तो 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, 5 डिवाइड करेंगे तो 34 दूनी 68, 680 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 71% के लगभग आएगा। तो ये भी सब्जेक्ट जो होगा वो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ से नहीं मिलेगा। तो केवल गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ जो है इसमें हाईएस्ट नंबर मिल रहे हैं इन चारों विषयों में। तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक अपरिमेय वर्गमूल होगा। एक ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया, अपरिमेय वर्गमूल निकालना है इसमें भी। तो जो a अपॉन b के फॉर्म में ना लिख जा सके वही अपरिमेय संख्या होगी। तो पहले इन सभी का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 1225 का वर्गमूल निकालें, 1225, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 3 का 9,
3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 यहाँ पे, अब यहाँ से घटा लें तो ये आ जाएगा 3 और ये पेयर उतरेगा तो ये आ जाएगा 325। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था उसी को ऐड करना है, तो 3 3 6, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा क्या नंबर रख दें, 6 पंचे 30, तो लगभग ये आएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 पचे 25, 2 और 6 पंचे 30, 2 32 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1225 का, ये आ जाएगा 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, ये आ जाएगा 35। तो 35 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b के फॉर्म में, 35 बटा 1 करके। तो ये a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब ऑप्शन 2 चेक करें तो 625, 625 स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो इसे भी a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब 1825 को निकालें, तो 1825 का स्क्वायर रूट निकालें, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 4 चौके 16 होता है। तो 4 चौके 16, यहाँ से घटाएं तो आ जाएगा 2 और ये पेयर उतरेगा तो 225। अब ये हो जाएगा, ये दोनों नंबर ऐड कर दें, 4 4 8। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 त्रिक 24, ये 240 से भी कम है, तो 8 दूनी 16, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे हम a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पे पूर्णांक आया था तो यहाँ पे पूर्णांक आएगा नहीं, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसीलिए यही ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें अपरिमेय पूर्णांक, अपरिमेय वर्गमूल निकालना था। तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक भिन्न को 7/3 में जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है। तो एक भिन्न को जोड़ा जा रहा है, मान लेते हैं वो भिन्न x है, 7/3 में जोड़ा जाता है तो ये 4 होता है। तो भिन्न निकालनी है, तो x माना था तो x की वैल्यू निकाल लें, ये आ जाएगा 4 माइनस 7/3, 4 3 12, 12 में से 7 गया 5, 5/3। ऑप्शन में देखें तो 5/3 इसी में नहीं है, तो इसे हम मिश्रित भिन्न में लिखे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 3 एकम 3 और 2 बचा तो 2/3, एक सही 2/3, ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 60 का 18% और ये ब्लैंक दिया हुआ है का 54% है। मान लीजिए x है, तो 60 का 18% x का 54% है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 60 का 18% हो जाएगा 60 गुणे 18 डिवाइडेड बाई 100, और x का 54% निकालें तो x इंटू 54/100, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो x की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसे सोल्व करें तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 18 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 20। यहाँ इस पार्ट में केवल 20 बचा है और यहाँ पे x बचा है, तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू फाइंड करना था, ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ट्राइंगल ABC में AB 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ड्रा कर लें ABC, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। AB 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है ये। BC को D पर काटने के लिए एंगल A को आंतरिक रूप से विभाजित किया गया है। BC को काटने के लिए ये जो साइड है, इसको काटने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई साइड है, ये D पॉइंट है, BC को काटा जाता है D पर, एंगल A को आंतरिक रूप से विभाजित किया जाता है। ये एंगल A है, इसे विभाजित करने पर ये पॉइंट डी आता है जो बीडी बीसी को डी पे काटता है। अब क्या दिया हुआ है कि बीडी 7 सेंटीमीटर है, बीडी ये दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर है, और डीसी दिया हुआ है 8.75 सेंटीमीटर। डीसी ये वाला जो पार्ट है ये है 8.75 सेंटीमीटर। अब सीए की लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया है, ये सीए की लंबाई है, मान लीजिए ये है एक्स, तो एक्स की हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। एंगल ए बीसी को विभाजित कर रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा एसी और AB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा CD CD और DB के रेशियो के। तो अब इनकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा AC यहाँ है, यहाँ x, AB है 12, CD है
CD है 8.75 और DB है 7। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 से इसे डिवाइड करें तो 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 17 दशमलव लगा देंगे तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1.25। तो x आ जाएगा 12 गुणे 1.25। तो 12 एकम 12 और 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा 3, तो 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√5। tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√5 और tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लें। ये अगर एंगल A है तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस इसका √5 हो जाएगा। बेस ये हो जाएगा। तो इसका हाइपोटेनस निकाल लें। हाइपोटेनस तो ये करना पड़ेगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो √6 आ जाएगी। तो साइन ए की वैल्यू यहां से निकाल लें। साइन ए की वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 1/√6। और कॉस ए की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ जाएगा √5/√6। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार। तो यहां से साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें इसकी वैल्यू रख दे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू है 1 अपॉन √6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, माइनस और कॉस ए की वैल्यू यहां से रख दें। कॉस ए की वैल्यू है √5/√6, ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। अब इसे सोल्व कर लें तो 6 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 6 और ये 6 ऊपर जाएगा तो 6/5। 6 पंचे 30, 30 में से 6 गया तो आ गया 24, 24/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक नियमित षट्भुज के आंतरिक कोण, षट्भुज हेक्सागन बोलते हैं उसको, के माप और एक नियमित द्वादशभुज, ये होता है डोडेकागन, कि आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या होगा ये फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है। तो पहले हेक्सागन का निकाल लें। तो हेक्सागन का अगर हम टोटल एंगल निकालें तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये उसका इंटरनल जो एंगल होंगे उनका टोटल वैल्यू है। और अगर हमको एक एंगल निकालना है सभी भुजाओं का, तो इसे उतने ही भाग से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसमें n भाग थे, n साइड थे, तो n से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका एक साइड का एंगल आ जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू रख दें। पहले हमें षट्भुज का निकालना है, हेक्सागन का, तो n की वैल्यू रख दें 6, क्योंकि हेक्सागन में 6 भुजा होती है तो n की वैल्यू 6 रख दें। तो यहां से मान लीजिए थीटा है, थीटा 1 मान लें, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2n-4। तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, 8 गुणे 90 बटे, और यहाँ पे n की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15, 15 8 120, 120 डिग्री आ जाएगा हेक्सागन का एंगल। अब इसे हमें डोडेकागन का निकालें। डोडेकागन का, तो इसमें भुजा होती है 12, साइड 12 होते हैं। तो मान लीजिए थीटा 2 है तो इसका एंगल निकाल लें। तो 2n-4, 12 दूनी 24, 24 में से 4 जाएगा 20, 20 गुणे 90 डिवाइडेड बाई टोटल हो जाती है n 12। अब इसकी वैल्यू निकाल लें। तो 2 से इसे डिवाइड करें, 4 से कर सकते हैं, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 3, तो इसे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 30। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 150 डिग्री। तो इन दोनों का हमें अनुपात चाहिए, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 निकाल लें, ये आ जाएगा 120 डिग्री अपॉन 150 डिग्री। तो 0 से 0, 4 से 3 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दी गई श्रृंखला के पहले 16 पदों का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें श्रृंखला दी गई है, श्रेणी 6 है, फिर है 13/2 को हम लिख सकते हैं। ये पहला 6 है, फिर 6.5, फिर है 7 और 15 डिवाइडेड बाई 2 को लिख सकते हैं 7.5 और ऐसे ही सीरीज ये चल रही है। अगर आप इसमें देखें, इस सीरीज में देखें तो यहाँ पे 0.5 का अंतर है। इसमें देखें, इसमें भी ऐसे ही है। ऐसे ही सारे टर्म में 0.55 जुड़ रहा है। तो ये है समानांतर श्रेणी। ये है समानांतर श्रेणी जिसमें डिफरेंस सेम होता है। अगर सेम डिफरेंस से घट रहा हो या बढ़ रहा हो तो वो होती है समांतर श्रेणी या इसे अरिथमेटिक सीरीज बोलते हैं। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एडिशन का, सभी पदों के जोड़ का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो n है 16, तो यहाँ पर n की वैल्यू 16 रख दें डिवाइडेड बाई 2 और a है पहला पद। पहला पद इसमें 6 है तो यहाँ पे 6 रख दें, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 16 थे तो 16 में से एक जाएगा तो यह जाएगा 15 और d है डिफरेंस। तो इसमें 0.5 बढ़ रहा है तो 0.5 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लें तो 16 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12 प्लस 15 को डिवाइड मल्टीप्लाई करें 0.5 में तो ये आ जाएगा 7.5। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 12 और 7 19, 19.5 को लिख सकते हैं 39 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 9 चौके 36, 3 और 4 3 12 3 15, 156 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नीचे दी गई कौन सी भिन्न 5/7 में जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। तो एक वो भिन्न है जिसे 5/7 में जोड़ेंगे तो ये 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो 1 माइनस 5/7 तो ये हो जाएगा 2/7। अगर ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं 2/7 का। तो ये जो भिन्न दी हुई है ऑप्शन में, अगर इन्हें सरलतम रूप में लिख लें तो इसमें से ये आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 चेक करें, 5/3 को और हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 6/21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 3 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से आ जाएगा 2/7 और यही हमारे आंसर में आया था। तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 90 रुपए अधिक है। तो योग क्या है, जो राशि है वो क्या है, ये फाइंड करना है इसमें। तो एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज इसमें लग रहा है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला बता दें आपको, तो ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 3 साल के लिए निकालने पहले 8% प्रति वर्ष की दर से। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। मान ले ये प्रिंसिपल P है, R यहाँ पे 8 है, टाइम है 3 वर्ष तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। मान लीजिए एक इक्वेशन ये बन गई, ये है सिंपल इंटरेस्ट 1। दूसरी कंडीशन लगाएं इसमें, जो दूसरी कंडीशन दी हुई है कि उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए। तो P मान ले वही है P और ये हो जाएगा 9 क्योंकि यहाँ पे 9% दिया हुआ है, 9 गुणे 2, 2 वर्ष के लिए ये आ जाएगा 100। ये आ जाएगा इक्वेशन 2। तो कह रहा है कि ये जो 3 वर्ष वाला है, यहाँ से जो ब्याज मिल रहा है ये 90 रुपए अधिक है इस वाले से। जो सिंपल इंटरेस्ट 1 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 2 घटा दें तो इसकी वैल्यू 90 दी हुई है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दें तो P इंटू 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24, 24P डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। SI
सिंपल इंटरेस्ट वन ये हो जाएगा 24p/100 माइनस ये हो जाएगा 9 दूनी 18p डिवाइडेड बाई 100 और ये 90 के इक्वल है। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 24 में से 18 जाएगा तो ये आ जाएगा 6p डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 90 के इक्वल। तो 6 से ये डिवाइड करें, ये आ जाएगा 15, तो p आ जाएगा यहाँ से 1500। ये रुपए में था, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1500 रुपए। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है जब विक्रय मूल्य 2592 रुपए है और लाभ 8% है। एसपी दिया हुआ है 2592 रुपए, कॉस्ट प्राइस हमें पता लगाना है कि क्या होगी, और लाभ दिया हुआ है कि 8% है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? मान लीजिए अगर कॉस्ट प्राइस सीपी है तो सीपी में 8% बढ़ा दें, क्योंकि लाभ 8% है तो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो 108 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें सीपी में, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहाँ पे है 2592 और सीपी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस की। ये मल्टीप्लाई में है, गुणे 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 27 और इसे 4 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, 27/25। तो सीपी आ जाएगा यहाँ से 2592 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 27। पहले 9 से डिवाइड कर दें, तो 9 से डिवाइड करें तो 9 दूनी 18, यहाँ बचेगा 79, 9 अठे 72, तो 72 फिर 72 बचेगा, 9 अठे ये 8 है, 9 अठे 72, ये आ जाएगा 288 और 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 से अब इसे डिवाइड कर दे फिर से, तो 9 त्रिक 27 और ये हो जाएगा 2 18, तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 96, तो 96 गुणे 25। तो 96 गुणे 25 करें, तो 96 गुणे 25 को हम लिख सकते हैं 96 डिवाइडेड बाई 4 गुणे 100। 4 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा इसका आंसर 2400। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2400, ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। दी गई तालिका 4 छात्रों W, X, Y और Z द्वारा 4 विषयों P, C, B और M में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, तो 4 छात्रों के बीच उच्चतम और निम्नतम प्रतिशत P, C, M और B में एक साथ के बीच अंतर क्या है, ये फाइंड करना है। तो W, X, Y, Z स्टूडेंट हैं और इनके 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं P, C, B और M। तो इसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम प्रतिशत के बीच का अंतर निकालना है कि किसका है। सभी सब्जेक्ट का एडिशन निकाल लें, तो 70, 90, 9, 7, 16 और 50 इसमें जोड़ें तो आ जाएगा 16, 5, 21, 21 और 8, 29, 29 में 5 और जुड़ जाएगा 290 में, ये आ जाएगा 295। अब x का एडिशन निकालें, तो 5 और 8 13, 13 9 22 और एक ये 5 5 हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 23, 23 6 29, तो 290 आ जाएगा। y का निकालें, 60 20 90 40, तो ये 6 2 8 9 8 17 17 4 17 4 21 210 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें z में, तो 90 और ये हो जाएगा 9 8 17, 17 और 4 17 4 21, 21 6 27 और 5 यहाँ पे और है तो 275। तो सबसे उच्चतम, सबसे ज्यादा और सबसे कम के बीच अंतर निकालना है परसेंटेज का। तो सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? 295 में, और सबसे कम नंबर 210 वाले का है। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकाल ले, तो 295 माइनस 210 और ये परसेंटेज में निकालने हैं। तो टोटल कितने नंबर हो रहे थे? सभी के 100 अंक में ये नंबर है। तो 1 2 3 4 4 सब्जेक्ट थे, 100 नंबर का अधिकतम अंक था इसमें, तो 4 गुणे 100 ये आ जाएगा 400। 400 से डिवाइड कर देंगे, ये जो डिफरेंस आएगा तो इसे 400 से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लें, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और 295 में से 210 घटाएं तो आ जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 4, 21 चौके 84, 21.25% आ जाएगा इसका आंसर। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं,
दिए गए ग्राफ के आधार पर आमदनी में अंतर सबसे अधिक किसके बीच है, किसके बीच था, ये फाइंड करना है। तो अगर आप इसमें देखें तो सबसे ज्यादा आमदनी यहाँ पे है और सबसे कम आमदनी यहाँ पर है। तो ये कब कब है, संडे और ये है थर्सडे के। संडे और थर्सडे में देखें, संडे थर्सडे, संडे यहाँ पर है लेकिन मंडे है, संडे थर्सडे है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। तो हमें केवल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा किसमें सबसे ज्यादा अंतर होगा, वही आंसर हो जाएगा। अगर ये संडे और थर्सडे इसमें आंसर होता तो हम इसी को लगा लेते, लेकिन ये संडे और थर्सडे एक साथ है नहीं। तो अब हमें बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का चेक करें। ट्यूसडे, ट्यूसडे यहाँ पे है और वेडनेसडे यहाँ पे है। तो इनका अंतर आ जाएगा 300 और 600, इनका अंतर आ जाएगा 300। दूसरा देखिए ऑप्शन, संडे और मंडे। संडे है 100 और मंडे है 500, तो इसका अंतर आ जाएगा 400। फ्राइडे और सैटरडे का देखें। फ्राइडे, फ्राइडे है यहाँ पे और सैटरडे यहाँ पर है। तो 300 और ये 350, इसका डिफरेंस आ जाएगा 50। मंडे और ट्यूसडे का देखें। मंडे 500 और ट्यूसडे है 300, इसका डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 200। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ये है। तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अंतर हमें फाइंड करना था। 1568 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हमें फाइंड करना है, वो न्यूनतम संख्या फाइंड करना है कि किससे विभाजित किया जाए कि ये परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 1568 का फैक्टर निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें। 1568 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 यहाँ बचा 16, तो 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करें तो 39 दूनी 78, 39, 2 दूनी 4, 392। 2 से डिवाइड करें तो 196 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 98। फिर 2 से डिवाइड करें ये आ जाएगा 49। अब ये 7 से डिवाइड हो गया तो 7 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। इसका पूर्ण वर्ग निकालना है तो नंबर पेयर में होने चाहिए। पेयर में मतलब जोड़े में होना चाहिए। तो एक जोड़ा 2 का 2 से बन जाए, एक ये जोड़ा बन जाएगा 2 से 2 का बन जाएगा। यहाँ पे केवल 2 बचा, एक अगर जोड़ा और होता यहाँ हम इसका जोड़ा बना देते, लेकिन ये सिंगल नंबर है तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। और इसमें देखें ये 7 का 2 बार मल्टीप्लाई है तो ये इसका जोड़ा बन जाएगा। केवल यही नंबर जो होगा 2, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इसमें से हम ये विभाजित कर दें तो ये पूरी नंबर जो होगी 1568, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1568 को, तभी ये नंबर पूर्ण वर्ग होगी। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यदि 19 मई 2012 को शनिवार था तो 1 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था, ये फाइंड करना है। 19 मई 2012 का दिन शनिवार था, तो 1 साल इसमें जोड़ दें तो 1 साल के बाद 1 दिन बढ़ाया जाता है जब नॉन लीप ईयर हो। 2012 तो लीप ईयर है, लेकिन इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो फरवरी के महीने में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि 28 की जगह उसमें 29 दिन होते हैं। लेकिन ये 19 मई के बाद का दिन हमें इसमें ऐड करना है, तो इसमें हमें केवल एक ऐड करना पड़ेगा। तो 19 मई 2013 को शनिवार की जगह हो जाएगा, एक इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा रविवार, संडे हो जाएगा। तो 19 मई 2013 को संडे पड़ेगा, तो इसमें हमें 1 अप्रैल 2014 का दिन चाहिए। तो अब इसमें 19 मई का दिन हमें पता हो गया, तो इसमें 12 दिन और जोड़ दें। 12 दिन मई के जोड़ दें तो 31 मई हो जाएगा। फिर मई, अब उसके बाद आएगा जून। जून में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन इसके जोड़ दें। फिर जुलाई में 31 दिन होते हैं। फिर अगस्त, अगस्त में 31, सितंबर, सितंबर में 30। फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में होते हैं 31। फिर आएगा नवंबर, नवंबर में आएगा 30 और दिसंबर आएगा। फिर उसके बाद ये आएगा 31 दिन। फिर उसके बाद आएगा जनवरी, जनवरी में आएगा 31 दिन। फिर फरवरी, फरवरी 2014, फरवरी 2014 तक पहुंच गए, तो फरवरी 2014 में आएगा 28 दिन, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर होगा तो 28 दिन। अब मार्च, मार्च में होते हैं 31 दिन।
अब यहाँ पे मार्च 31 तक पहुंच गए, 1 अप्रैल का दिन चाहिए तो एक और जोड़ना पड़ेगा इसमें, एक दिन। अब ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये सारे जो नंबर दिए हुए हैं, इसे 7 से डिवाइड कर लें और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो हम लिख लें इसके ऊपर। तो 7 से इसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, 7 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 2। अब इसमें सबका रिमाइंडर लिख लें 7 से डिवाइड करने पर। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 3 और ये 1 है तो इसे 1 ऐसे लिख लें। तो इन्हें ऐड कर लें तो संडे प्लस 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 2 20, 20 3 23, 3 26, 3 29 और ये 30। 30 दिन इसमें और जुड़ेगा। तो ये 7 से बड़ी है 30, तो इसे 7 से और डिवाइड कर दें तो 7 चौके 28, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 2। तो संडे प्लस 2, संडे प्लस 2, 2 दिन इसमें ऐड कर दें, 2 दिन ऐड करेंगे तो मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे आ जाएगा। और ये किसका दिन निकाला हमने? ये निकाला 1 अप्रैल 2014। तो 1 अप्रैल 2014 को ट्यूसडे होगा। ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि 24.2 किलोग्राम घी की कीमत 12,525.92 रुपए है, तो उसी घी की 8.5 किलो कीमत कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो पहले 1 किलोग्राम का निकाल लें, तो 12,525.92 तो डिवाइड करना पड़ेगा 24.2 से, और ये 1 किलो की कीमत आ गई। अब हमें चाहिए 8.5 किलोग्राम की, तो 8.5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, और इसमें अगर आपको टाइम भी नहीं लगाना और आंसर भी चाहिए करेक्ट, तो इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो इसे आप एप्रॉक्स मेथड से करिए। ऑप्शन चेक करिए, तो यहाँ 4600, यहाँ 4900, यहाँ 5200, यहाँ 4300। तो सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 300 के अंतर में। तो हम इसमें एप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे, वही इसका आंसर देगा। कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ इसमें। तो 12,525.92 है, तो इसे राउंड फिगर मान लें कि 12,525 है। और ये 24.2 है, 24.2 को मान लें 24, ये दशमलव 2 इसमें एक्स्ट्रा था, लेकिन हमने यहाँ पर अभी राउंड फिगर में मान लिया कि ये है दशमलव 2 की जगह 24 पूरा है। तो इसमें जो आंसर आएगा, अगर यहाँ पे दशमलव 2 और हम लगाते तो इसका आंसर, ये पूरे का आंसर जो आता है इसको सॉल्व करने पर, वो कम आता। लेकिन हमने यहाँ पे दशमलव 2 घटा लिया, तो इसका अब जो आंसर आएगा वो इससे जो एक्चुअल से ज्यादा आएगा। तो एक्चुअल से ज्यादा आएगा तो हमें उसमें कम समझना है कि ये कम होना चाहिए, और इसमें मल्टीप्लाई भी करना था किसका, 8.5 का। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो इसे हम अप्रॉक्स वैल्यू में सॉल्व करें तो 24 पंचे 120, तो यहाँ पे बचेगा 5, 24 पंचे 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 5 और 2 52 हो जाएगा, तो 24 दूनी 48, तो यहाँ बचा 45, तो 24 दूनी 48 लगभग आएगा 522। 522 ये हो जाएगा 522, 522 को हम लिख सकते हैं 520, 520 लिख लें क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू है, तो 522 को भी हम 520 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है 8.5 का, तो अब इसे मल्टीप्लाई करिए, तो 520 गुणे 8.5 लिखना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 85 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 52 गुणे 85 का, तो 52 गुणे 85 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 दूनी 10, 1, मैं इसे अब वैदिक मैथ से करता हूँ। 5 पचा 25 और 16 41 और 1 42, यहाँ आ जाएगा 4, 8 पंचे 40, 4 44, तो इसका आंसर आ जाएगा 4420। 4420 इसका आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन आप चेक करिए 4420, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर हमने दशमलव 2 कंसीडर नहीं किया है। दशमलव 2 और कंसीडर करते तो इसकी जो पूरे की वैल्यू आती वो कम आती।
तो मतलब जो यहाँ पे आंसर हमने निकाला है 4420, इसका आंसर 4420 से कम होगा। तो 44 से 20 इसमें देखिए किसका कम है? तो 44 से 20 से कम हो लेकिन लगभग इसी के बराबर हो। तो अब ऑप्शन चेक करें तो यहाँ 4600 है, तो 4400 से तो कम होना चाहिए, ये आंसर इनकरेक्ट। 4900 है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। 5200, ये भी इनकरेक्ट है। तो 4400 से थोड़ा कम, ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह के बड़े-बड़े क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, तो आप उसमें गलत भी कर देंगे और आपका आंसर नहीं आएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन करिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर ये n है, इसको अगर n मान लें, तो a प्लस 1 अपॉन ए अगर n दिया हुआ होता है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा कि a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू हो जाएगी n क्यूब माइनस 3n। n की वैल्यू रख दें, 1 दिया हुआ है यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 क्यूब, तो 1 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक कार 45 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 36 मिनट में गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो 36 मिनट में निकालना है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड के लिए क्या होनी चाहिए, दूरी, स्पीड, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और टाइम तो इसमें दिया हुआ है कि 36 मिनट, तो डिस्टेंस और टाइम पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस हम फाइंड कर लें, तो डिस्टेंस कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये पहले कंडीशन से। तो डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लें, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटे और टाइम है 45 मिनट, तो इसे घंटे में बदल लें तो 45 डिवाइडेड बाई 60। तो इसे सॉल्व कर लें तो 45 डिवाइड होगा 15 से, तो ये आ जाएगा 3। 15 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4। तो 65 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दें, तो स्पीड आ जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे आ गया 65 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 4, और टाइम है 36 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये जो है ये किलोमीटर में था जो डिस्टेंस, तो इसे घंटे में बदलना पड़ेगा स्पीड के लिए। तो 36 को डिवाइड कर दें 60 से, तो ये आ जाएगा घंटे में। अब इसे सोल्व कर लें, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15, और ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 65 गुणे 3 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 36। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 12, और 3 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे 5 भी बचा हुआ है। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 6 पंचे 30, 5 पचा 25, तो 325 डिवाइडेड बाई 4, तो 8 चौके 32, 4 एकम 4, 2.25, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। 81.25 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड होनी चाहिए, तब वो 36 मिनट में पहुंच जाएगा अपने गंतव्य तक। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड माउस का। तो यहाँ पे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन। तो डिवीजन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 36 गुणे, ये हो जाएगा 3/6 करें तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 5, 2 से इसे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 18, ये हो जाएगा 6 माइनस 18 प्लस 5, तो 6 5 11, 11 में से 18 जाएगा तो ये आ जाएगा -7, और ये ऑप्शन 2 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 23 क्वेश्चन ही आए थे, एक मैं क्वेश्चन आपको छोड़ दिया था, उसको बता देता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम होगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। है तो आसान, लेकिन इसमें डाटा ज़्यादा दिया हुआ है,
और थोड़ा सा लेंदी भी होगा, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए ही छोड़ा था। इस तरह के क्वेश्चन को आप भी लास्ट के लिए ही छोड़िएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गोले को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो ये 2 पार्ट में विभाजित किया जाता है 1:3 के अनुपात में। बड़े हिस्से को एक शंकु में डाला जाता है, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर होती है। तो शंकु ये होता है कोण। तो कोण जो दिया हुआ है कि वो ये वाले बड़े पार्ट से डाला जाता है। मान लें अगर ये टोटल वॉल्यूम इसका 4V है, तो इसका जो कोण का वॉल्यूम होगा वो 3V के होगा, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी, हाइट कहें, कोण की जो हाइट होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। कोण के त्रिज्या के बराबर होगी, तो ये RC के इक्वल होगा। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है कि जबकि छोटे हिस्से को एक सिलेंडर में डाला जाता है, तो सिलेंडर का निकालें। 2 हिस्से हुए थे, एक हिस्सा ये था, तो ये 4V था, तो ये आ जाएगा V, इसका वॉल्यूम आ जाएगा V। अब इसमें क्या दिया हुआ, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो इसमें भी जो ऊंचाई दी हुई है, ये सिलेंडर सिलेंडर CY मान लें, तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस CY के, ये हाइट इसकी इक्वल होगी। अब क्या पूछा इसमें, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कोण का वॉल्यूम 3V है, यहां से हमने निकाला था, और सिलेंडर का वॉल्यूम V है, तो 3V इक्वल हो जाएगा, इसका फार्मूला लगा दें, ये होता है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस है RC, RC का स्क्वायर कर दें। हाइट हाइट है RC के बराबर, तो ये आ जाएगा RC। तो 3V की वैल्यू आ जाएगी यहां से 1/3 पाई RC का स्क्वायर इंटू RC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा RC का क्यूब। अब सिलेंडर का निकालें, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा पाई R²H होता है, रेडियस का स्क्वायर गुणे हाइट, तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस है RCY, तो RCY का स्क्वायर, और H है RCY के इक्वल, तो ये भी क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर की जगह ये क्यूब हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो ये हो जाएगा 3V अपॉन V इक्वल टू 1/3 पाई RC का क्यूब अपॉन पाई RCY का क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आप ये RC का क्यूब अपॉन RCY का क्यूब, और ये 3 उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 9। इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, शंकु के आधार की त्रिज्या, तो कोण का त्रिज्या RC माने थे, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ पे हम ले आए, तो बेलन की ऊंचाई जो है HCY जो इक्वल है RCY के, तो RCY की जगह हम लिख सकते हैं इसको HCY भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये आ जाएगा HCY का क्यूब, ये क्यूब है। तो इसी का हमें रेशियो चाहिए था, RC अपॉन HCY की वैल्यू चाहिए थी, तो ये क्यूब में है, तो इसका क्यूब रूट ले लें, तो क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब रूट ले लें, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, ये आ जाएगा RC अपॉन HCY इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9, और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो यही इसका रेशियो आ गया, जो कि ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको ट्रिक भी बता दिया है कि कैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए इस तरह की आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप दोबारा देखिए, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप मुझसे फिर से पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा।